प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक सच्चा वाकया सुनाने वाले हैं। आरएन पब्लिक गर्ल्स स्कूल का वह दर्दनाक मंजर जिसने रूह कंपा दी। एक मासूम 14 साल की बच्ची जो इसी स्कूल की स्टूडेंट थी, उसी स्कूल के वॉशरूम में एक नवजात बच्चे को जन्म देती है। यह खबर आग की तरह फैल गई और वीडियो भी तेजी से वायरल हो गया। मगर सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? इस वीडियो में हर माँ बाप और स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल जाते हैं या यूनिवर्सिटी या कॉलेज, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक और इबरत है। इसीलिए सभी बच्चों और माँ बाप से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। एक टीचर की जुबानी आपको यह वाकया सुनाते हैं। मेरा नाम आयशा है। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले स्कूल पहुंची। स्टाफ रूम में सन्नाटा था। बस कुछ इक्का दुक्का लड़कियां क्लास की तरफ जा रही थीं। मेरे शौहर मुझे स्कूल छोड़कर अपने दफ्तर चले गए, जो काफी दूर था। मैं स्टाफ रूम की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक पेट में तेज दर्द उठा। तभी याद आया कि मैं जरूरत का सामान लाना भूल गई थी। दरअसल मेरे खास दिन शुरू होने वाले थे। शुक्र था कि मेरे बैग में कुछ जरूरत का सामान मौजूद था। अभी स्कूल में ज्यादा लोग नहीं आए थे और टीचर्स का वॉशरूम काफी दूर था, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स वाले वॉशरूम का रुख किया। मन में ख्याल था कि कहीं कपड़ों पर दाग न लग जाए, वरना बहुत शर्मिंदगी होगी। लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंची, मेरे होश उड़ गए। जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, उसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरे हलक से बस एक चीख निकली जो पूरे स्कूल में गूंज उठी। मैं उल्टे कदम पीछे हटी और घबराकर बाहर निकल आई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे अब भी बंद हो जाएगा। तभी दूसरी टीचर्स और प्रिंसिपल आ गईं, क्योंकि स्कूल शुरू होने का वक्त हो चुका था। प्रिंसिपल साहिबा ने मेरी हालत देखकर फौरन पूछा, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी? मैंने कांपती आवाज में उन्हें बताया कि मैंने वॉशरूम में क्या देखा। वह हक्का बक्का रह गईं और दूसरी टीचर्स भी सकते में आ गईं। यह एक गर्ल्स स्कूल था और वहां इस तरह की वारदात निहायत संगीन मामला था। प्रिंसिपल साहिबा खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ीं। कुछ ही देर बाद वह नाक पर दुपट्टा रखे बाहर निकलीं। फौरन सफाई कर्मचारी और आया को बुलवाया गया और उन्हें अंदर जाने का हुक्म दिया गया। थोड़ी देर बाद वे मुश्किल से उस बेहोश बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम में लेकर आईं। उसका पूरा यूनिफॉर्म खून से तरबतर था। प्रिंसिपल साहिबा ने दूसरी टीचर्स को हिदायत दी कि कोई भी इस मामले को बाहर न निकलने दे। वॉशरूम को ताला लगा दिया गया। सभी की आंखों में डर और सदमा था। बच्ची को होश में लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसका बहुत खून बह चुका था। मेरा दिल कह रहा था कि उसे फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए, मगर प्रिंसिपल साहिबा घबराई हुई थीं। मामला बेहद नाजुक था। पुलिस केस बन सकता था, स्कूल की बदनामी हो सकती थी, हर तरफ से सवालों की बौछार होती। इसलिए उन्होंने चुपचाप अपनी जान पहचान की एक लेडी डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने आते ही बच्ची का चेकअप किया और खौफजदा लहजे में बोली, इसकी जान को खतरा है। इसे फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। अगर इसे जल्दी होश ना आया तो मुझे डर है कि यह मासूम जिंदगी की जंग हार सकती है। डॉक्टर की यह बात सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उनके लहजे में जो खौफ था, उसने हमें और भी ज्यादा डरा दिया। मैंने प्रिंसिपल साहिबा की तरफ देखा और कहा, अब देर नहीं करनी चाहिए। इसे किसी भी करीबी अस्पताल लेकर चलते हैं। बाद में जो होगा देखा जाएगा। मैं खुद दो बेटियों की मां थी। उस बच्ची की हालत देखकर मेरा दिल कांप रहा था। मैं इंसानियत के तकाजे को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। फिर मैंने ही पहल की और प्रिंसिपल साहिबा के साथ मिलकर बच्ची को अस्पताल लेकर दौड़ पड़ी। वहां डॉक्टरों ने उसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। प्रिंसिपल साहिबा मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखने लगीं। फिर अचानक बोली, यह बच्ची तुम्हारी क्लास में पढ़ती है ना? तुम्हें कोई अंदाजा था कि यह सब कब से चल रहा है? यह सिर्फ एक दिन का मामला नहीं हो सकता। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। सच कहूं तो मुझे भी शक था। मैं कुछ दिनों से अजीब चीजें नोटिस कर रही थी, मगर इतना अंदाजा नहीं था कि हालात इस हद तक पहुंच जाएंगे। कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल साहिबा के पास स्कूल से फोन आ गया। सीनियर टीचर्स बता रही थीं
कि लड़कियों में यह खबर फैल चुकी है। हर तरफ फुसफुसाहट हो रही थी। स्कूल का माहौल बिगड़ सकता था। स्कूल की साख खतरे में थी। अब प्रिंसिपल साहिबा वाकई डर गईं। उनके माथे पर पसीना लगाया। आखिर मामला स्कूल यूनिफॉर्म में मौजूद एक बच्ची का था और जो कुछ हुआ था वह स्कूल की चार दीवारी के अंदर हुआ था। उनके लिए यह एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता था। वह मेरी तरफ मुड़ी और दबे लहजे में बोली, देखो, किसी तरह इस मसले को यहीं खत्म कर दो। बच्ची के घर वालों को बुलाओ, उन्हें बुरा भला कहकर इसे उनके हवाले कर दो। फिर हम वापस स्कूल लौट चलेंगे और यह मामला यहीं दफन हो जाएगा। मगर मेरा दिल इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखता था, लेकिन दबाव इतना था कि मैं भी मजबूर हो गई। मैंने उस बच्ची के घर वालों को बुलाया। वह बच्ची यतीम थी, सिर्फ उसकी मां ही थी, जो दूसरों के घरों में सफाई का काम करती थी, और इत्तेफाक से वह मेरे ही पड़ोस में रहती थी। इसीलिए उसे बुलाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। जब वह अस्पताल पहुंची और उसे यह खौफनाक मंजर बताया गया, तो वह बिलख बिलख कर रोने लगी। उसकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज उठीं और धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। मामला लोगों की जुबान पर आने लगा। यह देखकर प्रिंसिपल साहिबा और ज्यादा घबरा गईं। उन्होंने उस मां को किसी तरह चुप करवाया और सख्त लहजे में धमकाते हुए कहा, अगर तुम और शोर मचाओगी तो तुम्हारी बेटी की ओर ज्यादा बदनामी होगी। यह सुनकर बेचारी मां खामोश हो गई, मगर उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। उसकी आंखें सवालों से भरी थीं। अब प्रिंसिपल साहिबा ने सख्त लहजे में पूछताछ शुरू कर दी। तुम्हारी बेटी आखिर क्या कर रही थी? तुम कैसी मां हो? तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया? इन तानों और इल्जामों से उस मां का चेहरा सफेद पड़ गया। वह स्तब्ध थी, शायद इस बेरहम लहजे की उम्मीद नहीं कर रही थी। लेकिन सवाल तो यह था, अगर मां को नहीं पता था, तो स्कूल की जिम्मेदारी कहां थी? अगर यह सिर्फ उस बच्ची का कसूर था, तो उसकी मासूम आंखों में इतना दर्द क्यों था? क्या सिर्फ इस बच्ची को जिम्मेदार ठहराकर यह मामला दफन हो सकता था? उस मां की सिसकियां, उसके डरे हुए लफ्ज और उस मासूम बच्ची की बेहोश हालत, यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हमारे समाज के दोहरे मयार का आईना था। क्योंकि जैनब स्कूल के सिवा और कहीं नहीं जाती थी, इसलिए यह सवाल और भी संगीन था। आखिर उसके साथ यह सब हुआ कैसे और कहां? प्रिंसिपल साहिबा बहुत ज़हीन औरत थीं। हर सूरत खुद को इस मामले से अलग करना चाहती थीं। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, जब तुम्हारी बेटी को होश आ जाए तो खुद उससे पूछ लेना कि उसके साथ क्या हुआ। हमें तो कुछ नहीं मालूम। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और इशारा किया, चलो वापस स्कूल चलते हैं। लेकिन सच कहूं तो मेरा दिल इस मासूम बच्ची को यूं अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। वह मेरी क्लास की सबसे ज़हीन और नेक बच्ची थी। जानती थी कि वह कितनी पाकीज़ा थी, कितनी मासूम थी। लेकिन फिर भी उसके साथ जो कुछ हुआ, उसके पीछे किसी का तो हाथ जरूर था। मगर मैं मजबूर थी। स्कूल का वक्त हो रहा था और मुझे अपनी ड्यूटी पर लौटना था। जाते हुए मैंने उसकी मां को सब्र की तलकीन की और फिर भारी कदमों से प्रिंसिपल साहिबा के हमराह वापस स्कूल पहुंच गई। स्कूल में दाखिल होते ही एक अजीब खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में छुपी हुई सरगोशियां साफ सुनी जा सकती थीं। हर लड़की जैनब के बारे में बातें कर रही थी। कोई उसे इल्जाम दे रही थी, कोई अफवाह उड़ा रही थी, और कोई हैरत में थी कि आखिर माजरा क्या है। मेरी तबीयत अब भी भारी थी। वॉशरूम का वह मंजर, जैनब की लहूलुहान यूनिफॉर्म और उसकी छोटी सी मासूम जिंदगी का टूटा हुआ भरोसा, यह सब मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा था। यह कोई मामूली बात नहीं थी, मगर इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। सब खामोश रहेंगे, प्रिंसिपल साहिबा ने सख्ती से हिदायत दी। अब स्कूल में इस मामले पर कोई बात नहीं होगी। वॉशरूम की सफाई करवा दी गई है और जो भी वहां से मिला उसे भी खामोश कर दिया गया है। दोपहर हुई और स्कूल की छुट्टी हो गई। सैकड़ों सवाल जहन में लिए हर लड़की अपने अपने घर लौट गई। लेकिन मेरी मंजिल मेरा घर नहीं था। मुझे जैनब के पास जाना था। वह मासूम गरीब बच्ची थी। न जाने उसे होश आया भी था या नहीं।
मैंने फौरन एक रिक्शा लिया और अस्पताल की तरफ निकल पड़ी। जब मैं अस्पताल पहुंची तो उसकी मां ने बताया कि उसकी हालत पहले से बेहतर है, मगर उसने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली थीं। डॉक्टर अभी भी किसी को उससे मिलने की इजाजत नहीं दे रहे थे। जैनब की मां मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मिस आयशा, आपको तो पता है, मैं बेवा औरत हूं। दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपनी बच्ची को पढ़ा रही थी ताकि उसका मुस्तकबिल संवर जाए। मैं चाहती थी कि वह एक काबिल इंसान बने, मेरी तरह जिंदगी की ठोकरें न खाए। मगर उसकी आवाज घुटने लगी। मुझे क्या पता था कि स्कूल की चार दीवारी में ही मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म होगा। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने झट से पूछा, तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो कि यह सब स्कूल में ही हुआ? वह भराई हुई आवाज में बोली, क्योंकि कई महीनों से मेरी जैनब स्कूल से कतराने लगी थी। वह डरती थी। जब भी मैं उसका यूनिफॉर्म धोकर इस्त्री करती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वह कहती थी, अम्मा, मेरा स्कूल में दिल नहीं लगता, मुझे स्कूल मत भेजो। जबकि पहले तो वह किसी सूरत में स्कूल से छुट्टी के लिए तैयार नहीं होती थी। मुझे लगा, शायद जैसे जैसे बड़ी हो रही है, पढ़ाई से उसका दिल ऊब रहा है। इसीलिए मैंने उसे डांट डपट कर स्कूल भेजना जारी रखा। मैं समझाती थी कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, मगर अब उसकी बातों का मतलब समझ आ रहा था। मेरे जहन में शक की एक लहर उठी। स्कूल में कुछ मेल टीचर्स भी थे, जो लड़कियों के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होते थे। कभी कभी तन्हाई में बातें भी करते थे। अहमद सर को तो जैसे आदत थी, जहां मौका मिला किसी न किसी लड़की के करीब जाकर खड़े हो जाते और फिर बेमायनी बातें छेड़ देते। मगर मैं किसी पर भी यूं ही इल्जाम नहीं लगा सकती थी। जब तक जैनब खुद होश में आकर कुछ न कह देती, हर शख्स मेरे लिए बेकसूर था। कुछ देर गुजर गई, तभी मेरे घर से फोन आने लगा। बेटियां स्कूल से लौट आई थीं और मेरा घर पर न पहुंचना परेशानी की वजह बन रहा था। मैंने जैनब की मां से इजाजत ली, उसके कांपते हुए हाथों पर कुछ रुपए रखे और कहा, मैं शाम को फिर आऊंगी। लेकिन जब घर पहुंची, तब भी मेरा जहन सिर्फ जैनब में उलझा रहा। उसकी सहमी हुई आंखें, लहूलुहान कपड़े, उसकी खामोशी जो मुझसे बहुत कुछ कह रही थी। शाम को जब मेरे शौहर दफ्तर से लौटे तो मैंने सारा वाकया कह सुनाया। वह सुनकर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने मुझसे पूछा, वो तो तुम्हारी क्लास में पढ़ती थी आयशा, तो तुम्हें इतने दिनों में कुछ भी पता नहीं चला? मैंने ठंडी सांस ली और कहा, जैनब एक यतीम बच्ची थी, पहले भी परेशान रहती थी, मगर इन दिनों उसका हाल कुछ अलग था। वह क्लास में बैठकर भी वहां नहीं होती थी। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। टेस्ट भी खराब होने लगे थे, पढ़ाई में भी कमजोर होती जा रही थी। बस चुपचाप बैठी रहती, जैसे किसी और ही दुनिया में गुम हो। फिर कुछ दिन पहले वह अक्सर बैठते बैठते बेहोश हो जाती थी। सर बेंच पर रख देती और मैं यही समझती रही कि घर की परेशानियों की वजह से वह निढाल हो रही है। काश अगर मैं तब समझ जाती कि उसके चेहरे की मायूसी के पीछे कैसी खौफनाक दास्तान छुपी है, तो शायद सब कुछ बदल जाता। लेकिन अब तो वह जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी। मैंने अपने शौहर से कहा, मुझे अस्पताल लेकर चलो। वह मुझे वहां ले गए। जब पहुंची तो जैनब होश में आ चुकी थी। मैं फौरन उसके पास गई और उसका हाथ थाम लिया। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने हल्की आवाज में कहा, जैनब, मुझ पर भरोसा करो बेटा। मुझे बताओ, तुम्हारे साथ यह सब कैसे हुआ? किसने किया? लेकिन वह सिर्फ फूट फूट कर रोती रही। मेरे लाख पूछने पर भी वह खामोश रही, जैसे उसकी जुबान किसी ने छीन ली हो। मैंने उसे ज्यादा तकलीफ नहीं दी। वह अभी भी नाजुक हालत में थी। थक हार कर मैं वापस घर लौट आई, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। मैं चाहती थी कि पुलिस में रिपोर्ट करूं, लेकिन जैनब की मां इसके लिए तैयार नहीं थी। मिस आयशा, अगर मामला पुलिस तक गया तो मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह हो जाएगी। बदनामी से तो अच्छा है कि हम चुप रह जाएं। और सिर्फ वही नहीं, प्रिंसिपल साहिबा भी यही चाहती थीं।
लेकिन क्या यह खामोशी सही थी? क्या यह एक और जुल्म नहीं था? मुझे अपनी नौकरी भी बचानी थी और ज़ैनब को इंसाफ भी दिलाना था। मेरे शौहर मेरी नीयत समझ गए थे। उन्होंने संजीदगी से कहा, आयशा, जो भी करना, सोच समझ कर करना। पुलिस में गए तो सबसे पहले तुम्हें ही शक के दायरे में लाया जाएगा। तुमने ही उसे सबसे पहले देखा था। तुम्हें बार बार पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा और यह सब हमारी जिंदगी को भी मुतासिर करेगा। वह वही टिपिकल मर्दाना सोच रखते थे। खुद को दूसरों के मामलों से अलग रखना चाहते थे, लेकिन मैं एक उस्तानी टीचर थी और एक उस्तानी होने के नाते यह मेरा फर्ज था कि अपनी तलबा, स्टूडेंट्स की तहफ़्फ़ुज़, सुरक्षा के लिए कुछ करूं। मैं खामोश नहीं रह सकती थी। यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। अगली सुबह मैंने सीधे प्रिंसिपल साहिबा के दफ्तर का रुख किया। प्रिंसिपल ने सख्त नजरों से मुझे देखा, मगर मैंने आगे कहा, शबनम की मां तो पुलिस के पास नहीं गई, लेकिन हमें यह करना चाहिए। आखिर किसी ने तो उसके साथ ज्यादती की है ना। अगर आज हम खामोश रहे तो कल किसी और लड़की के साथ यही होगा। प्रिंसिपल साहिबा मेरी बात सुनती रही, लेकिन उनके चेहरे का तासुर नहीं बदला। मेरी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। मैंने प्रिंसिपल साहिबा की आंखों में देखा और कहा, आपने खुद देखा है, इस बच्ची ने स्कूल के वॉशरूम में एक नात माम बच्चे को जन्म दिया। सिर्फ 4 या 5 महीने की खाल थी, और अगर वह जान से चली जाती तो प्रिंसिपल साहिबा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में नरमी की एक झलक आई, मगर अगले ही लम्हे वह फिर से सख्त हो गई। मिस राफिया, आप एक यतीम बच्ची के लिए कुछ ज्यादा सोच रही हैं। मैं उसकी मां को खामोश करवा चुकी हूं, इलाज के पैसे भी भिजवा दिए हैं। अब यह मामला खत्म समझिए। मेरा जिस्म कांपने लगा। क्या किसी मासूम की जिंदगी तबाह होना आपके लिए सिर्फ एक मामला है? लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रही। मुझे अपने ऊपर कोई मुसीबत नहीं चाहिए, और वैसे भी कुछ दिनों बाद मेरी हज की फ्लाइट है। अगर मैंने पुलिस ओ कचहरी के चक्कर में पढ़कर यह मुद्दा उठाया तो मेरा हज पर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हज के लिए इंसाफ कुर्बान कर दिया जाए? मैंने चाहा कि यह सवाल उनसे पूछूं, मगर उनकी आंखों की सख्ती ने मेरे लफ्ज होठों पर ही रोक दिए। आप अब अपनी क्लास में जाइए। मैंने ठंडी सांस ली और बाहर निकल आई। अगर आज शबनम थी तो कल कोई और होगी। क्लास में बैठी 60 मासूम लड़कियां और मैं हर एक चेहरे को गौर से देख रही थीं। अगर शबनम के साथ यह सब हुआ तो कल इनमें से किसी और बच्ची के साथ भी हो सकता। बस यही ख्याल मुझे चैन से नहीं बैठने दे रहा था। मैंने लड़कियों से अकेले में बातचीत शुरू की। शबनम के करीब बैठने वाली लड़कियों से पूछा कि क्या उन्होंने उसमें कोई तब्दीली महसूस की थी। सबका यही कहना था, हाँ, उसका रवैया कुछ बदला बदला सा था। मगर असल बात क्या थी, हमें नहीं पता। फिर एक बच्ची ने वह राज खोला जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। कुछ महीने पहले वह सहमी हुई आवाज, मेन कंप्यूटर सर ने शबनम को छुट्टी के बाद रोक लिया था। शबनम कंप्यूटर में बहुत कमजोर थी। उसके घर में कंप्यूटर जैसी सहूल नहीं थी, और कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था जो उसे समझा सके। जब वह बार बार टेस्ट में फेल हो रही थी तो फिरोज सर ने कहा कि छुट्टी के बाद रुको, मैं तुम्हें समझाऊं। उस दिन शबनम उसके साथ रुकी, और उसी दिन के बाद से उसकी हाव भाव बदल गई। मुझे लगा कि शायद सर उसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसीलिए वह घमंडी हो गई है। तभी उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी, और मैंने भी सोचा कि अगर उसे मेरी कद्र नहीं तो मुझे भी उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। वह लड़की खामोश हो गई। यह सुनकर तो मेरी जान निकल गई। तो मेरा शक सही था। फिरोज सर, अब तो यकीन हो गया। अब वक़्त बर्बाद करने
का सवाल ही नहीं था मुझे। फिरोज सर से बात करनी होगी छुट्टी के वक्त, जब सारी टीचर्स निकल गई और पूरा स्कूल खाली हो गया। तो मैंने सीधे क्लास में जाकर फिरोज सर को रोक लिया। वह जाने ही वाले थे कि मेरी आवाज सुनकर रुक गए। मैंने मुस्कुराकर उनकी आंखों में देखा और कहा, मुझे पता चल गया है कि शबनम के साथ यह सब कुछ किसने किया है। फिरोज सर ठिठक गए। उनकी आंखों में पल भर के लिए एक अजीब सी दहशत आई, मगर फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया। अगर ऐसा है तो आपको फौरन पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। मुजरिम को गिरफ्तार करवाकर सलाखों के पीछे डालना चाहिए था। इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। मैं हैरत में पड़ गई। क्या यह वही शख्स था जिस पर मुझे पहले दिन से शक था? अगर वह गुनहगार नहीं थे तो इतनी जल्दी बचाव क्यों कर रहे थे? मगर सबसे बड़ा झटका तो यह था कि फिरोज सर, जो हर बात में इस्लाम और मुसलमान होने का सबक देते थे, वह इतनी मासूमियत से यह सब कह रहे थे। अगर वह मुजरिम होते तो कभी ऐसी बात ना कहते। मैंने सख्ती से फिरोज सर की आंखों में झांकते हुए पूछा, आज से 5 महीने पहले आपने शबनम को छुट्टी के बाद क्यों रोका था? आखिर ऐसा कौन सा काम था जो स्कूल टाइम में नहीं, बल्कि छुट्टी के बाद ही मुमकिन था? मेरे सवालों पर वह हक्का बक्का रह गए। कुछ लम्हों तक खामोश रहे। फिर उनकी आवाज धीमे से उभरी, मिस राफिया, क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं? क्या आपको लगता है कि मैंने शबनम के साथ वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए? और मैंने खामोशी अख्तियार कर ली ताकि वह खुद बोले। और हुआ भी वही। शबनम को कंप्यूटर में काफी दुश्वारियां पेश आ रही थीं, इसलिए मैंने उसे छुट्टी के बाद रोक लिया ताकि लैब में बिठाकर इत्मीनान से उसे समझा सकूं। लेकिन इत्तेफाक से उसी वक्त मेरी बीवी का फोन आ गया। उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। आप भी जानती है, 5 महीने पहले ही मेरे घर बेटी की विलादत हुई थी और वह वहीं दिन था। मैं स्टाफ रूम में था जब मेरी बीवी का कॉल आया। मैंने चौकीदार को कहा कि शबनम कंप्यूटर लैब में मेरा इंतजार कर रही है, उसे घर भेज दो। और मैं खुद अस्पताल निकल गया। बस उस दिन यही हुआ था। अगर आपको यकीन नहीं तो शबनम से भी पूछ लीजिए या फिर चौकीदार से गवाही ले सकती है। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी मिस राफिया। मैं भी एक बेटी का बाप हूं। किसी मासूम के साथ ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकता। वह अफसोस भरी नजरों से मुझे देखते हुए चले गए और मैं सोच में पड़ गई। मेरे दिल में अब भी शक बाकी था। अगर फिरोज सर बेगुनाह है तो फिर सारा राज चौकीदार के पास छुपा है। मैं तेजी से चौकीदार के पास पहुंची और सख्ती से पूछा, 5 महीने पहले कंप्यूटर लैब में शबनम के साथ क्या हुआ था? यह सवाल अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, मगर चौकीदार के चेहरे की उड़ी हुई रंगत ने मुझे चौंका दिया। वह घबरा गया, होठ का आंखें इधर उधर भटकने लगीं। मैम जी, हमें कुछ नहीं मालूम। मगर उसकी आवाज उसके लफ्जों का साथ नहीं दे रही थी। तुझे सब पता है, मैंने सख्ती से कहा। अगर तूने नहीं बताया तो मैं अभी पुलिस को बुला रही हूं। मैंने यह जुमला बस उसे डराने के लिए कहा था, मगर उसका चेहरा जर्द पड़ गया। और तभी मिस राफिया, आपको समझ क्यों नहीं आता? प्रिंसिपल साहिबा वहां आ पहुंची। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। ये मामला अब खत्म हो चुका है। आप अपने घर जाइए। मैं कल हज के लिए रवाना हो रही हूं और कोई नया तमाशा नहीं चाहती। उन्होंने चौकीदार को वापस भेज दिया और मजबूरन मुझे भी लौटना पड़ा। मगर मेरे अंदर कोई बेचैनी थी, एक डर, एक सेहर। शाम होते ही मैं सीधे शबनम के पास पहुंची। बेटा, मुझे सच सच बताओ, उस दिन कंप्यूटर लैब में
तुम्हारे साथ क्या हुआ था? शबनम का चेहरा जर्द पड़ गया, उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ दौड़ गया। क्या फिरोज सर तुम्हारे पास आए थे या फिर चौकीदार? मेरे लफ्जों ने जैसे उसके खम को फिर से कुरेद दिया और फिर वह ऐसी टूटी कि उसकी सिसकियों ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जो सच सामने आया वह जमीन हिला देने वाला था। रोते रोते शबनम ने हकीकत बयां की। उस दिन फिरोज सर ने मुझे रोका तो था, लेकिन उनकी जगह वहां कोई और आया। वहां चौकीदार गया था। उसने तन्हाई का फायदा उठाया, मुझे कंप्यूटर लैब में बंद कर दिया और फिर उसने मेरे साथ ज्यादती की। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वह मुझे जान से मार देगा। शबनम सहमी हुई खामोश हो गई, मगर उसके लफ्जों ने मेरे जिस्म से जैसे जान ही निकाल दी। जब शबनम की हालत और बिगड़ने लगी तो मजबूरी में उसने चौकीदार को सब कुछ बता दिया। वह उसी दरिंदे के पास मदद की आस लेकर गई थी जिसने उसे इस हाल तक पहुंचाया था, क्योंकि वह सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार इस मासूम पर जुल्म कर चुका था। अब जब उसे इल्म हुआ कि शबनम उम्मीद से है तो उसने अपनी काली करतूत छुपाने के लिए उसे तरह तरह की दवाइयां खिलानी शुरू कर दी। चुप रहो, किसी को कुछ बताया तो जान से मार दूंगा। हर रोज हर पल यह धमकी शबनम के कानों में गूंजती रही, लेकिन उसका जिस्म अब इस जहर को और बर्दा दश्त नहीं कर सका। कुछ दिनों से उसे पेट में शदीद तकलीफें हो रही थी, मगर डर के मारे वह कुछ कह नहीं सकी। और फिर 2 दिन पहले जैसे ही वह स्कूल पहुंची, वह स्कूल के वॉशरूम में गिर पड़ी और वहीं 5 महीने के नाकाम बच्चे को जन्म दे दिया। अबॉर्शन की जहरीली दवाओं ने उसे इस हालत तक पहुंचा दिया था कि वह बेहोश हो गई। अगर मैं सही वक्त पर वहां ना पहुंची होती तो शायद वह अब इस दुनिया में नहीं होती। जब यह सुना तो मेरी रूह कांप गई। शबनम की वालिदा भी सुन्न रह गई। शायद उन्हें भी इल्म नहीं था कि उनकी बेटी किस अजियत से गुजर रही थी। सच्चाई सामने आते ही मैंने चौकीदार के बारे में पता किया, मगर यह जानकर मैं दंग रह गई। वह मेरे स्कूल से निकलते ही अपने गांव के लिए रवाना हो चुका था। उसे इल्म हो गया था कि अब वह पकड़ा जाएगा, इसलिए वह भाग निकला। अब सवाल यह था, वह कहाँ गया? उसका असल नाम क्या था? उसका गांव कौन सा था? कोई कुछ नहीं जानता था। शबनम की मां ने मुझे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने से रोक दिया। मैं अपनी बेटी की इज्जत को और ज्यादा दांव पर नहीं लगा सकती। लोग क्या कहेंगे? वह रोते हुए सिर्फ यही कहती रही और मैं बस खामोश होकर उन्हें देखती रही। मुझसे सब कुछ जानने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि प्रिंसिपल साहिबा हज पर रवाना हो चुकी थी और मैं सोच रही थी, क्या ऐसा हज कबूल होगा? क्या अल्लाह ऐसी इबादत को पसंद करेगा जिसमें एक मासूम की चीखें दबी रह गईं? अगर वह चाहती तो चौकीदार बहुत पहले पकड़ा जा सकता था, मगर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। बस अपनी साख बचाने में लगी रही। आज मैं हर वालिद से गुजारिश करती हूं, अपने बच्चों पर नजर रखें। अगर उनके रवैये में कोई तब्दीली देखें तो उनसे सवाल करें, उन्हें अपना दोस्त बनाएं, ताकि वह बेझिझक अपनी हर बात आपसे कह सके। क्योंकि इस दौर में हम अपने बच्चों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इन्हें किसी भी अनजान शख्स के हवाले मत करें। हर छोटे बड़े मामले में सतर्क रहे, क्योंकि अगर आज हम बेखबर रहे तो कल बहुत देर हो जाएगी।